डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है भौतिक उत्पादन समूह। और भौतिक उत्पादन समूह का मैंने आपके समक्ष चित्र तैयार किया है। जो रेखा चित्र बनाया है यह भौतिक उत्पादन समूह का ही एक रेखा चित्र है। और मैंने इस टॉपिक में जो थंबनेल लगाई है उस थंबनेल में भी यही रेखा चित्र बना करके लगाया हुआ है। आप इसका अच्छी तरीक़ा से अध्ययन कर सकते हैं वहाँ पर भी। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे जो ये नोट्स हैं, इन नोट्स को मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैं साथ के साथ डालूँगा। इन सभी नोट्सों को भी आप निकाल करके इनसे अध्ययन कर सकते हैं। और मैं जो नोट्स तैयार करता हूँ यह नोट्स यूपीएससी के लिए, इग्नू के लिए और भारत के समस्त राज्यों की जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं उन सभी प्रशासनिक सेवाओं में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों के लिए भी भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी हो या राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी हो या केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी हो, उन सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी सिलेबस हैं उन सभी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये नोट्स तैयार करके और वीडियो तैयार करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भौतिक उत्पादन समूह, भौतिक उत्पादन का जो समूह है इसका जो रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र को बनाने के लिए हमें तीन परिवर्ती तत्वों का या तीन परिवर्ती तत्वों की मात्राओं जैसे भूमि, श्रम और उत्पादन पर हम कार्य करेंगे। अब देखिए, चूंकि ये तीन परिवर्ती तत्वों पर मैंने इस पूरे चैप्टर का जो अध्ययन है वो तीन परिवर्ती तत्वों का अध्ययन है, इसलिए इसमें आप देखेंगे कि जो परिवर्ती तत्वों की मात्रा यानी भूमि, श्रम और उत्पादन पर जो हम कार्य कर रहे हैं, इस कारण हमें इसके संबंध को प्रदर्शित करने के लिए तीन अक्षों का प्रयोग करना पड़ता है। पहला अक्ष उत्पादन समूह, दूसरा अक्ष भूमि की मात्रा, तीसरा अक्ष श्रम की मात्रा यानी उत्पादन की मात्रा, भूमि की मात्रा और श्रम की मात्रा। तीनों ही मैंने इसमें टच किए हैं, तीनों ही फैक्टर को हम इसमें दिखा रहे हैं। अब देखिए, इस चित्र को बनाने से पहले मैंने आपके समक्ष एक सारणी तैयार की थी। उस सारणी में इस टाइप से मैंने डिब्बे टाइप तैयार किए थे, जिसमें जीरो का अगर जीरो से प्रोडक्शन करेंगे तो जो उत्पादन होता है वह जीरो होता है, जीरो का। और अगर एक का एक से प्रोडक्शन करते हैं तो 6 यूनिट का उत्पादन होता है या 6 टन गेहूं का उत्पादन होता है। 2 का 2 से उत्पादन करते हैं 12, 3 का 3 से करते हैं 18, 4 का 4 से करते हैं तो 24। इस तरह से ये डिब्बे टाइप तैयार हुए थे जो मैंने आपके समक्ष सारणी बनाई थी। उसमें ए बी सी 3 रेखाएं थी, तीनों ही रेखाओं का मैंने आपको अध्ययन कराया था। अब यहाँ देखते हैं कि अगर हम उस पर विचार करें, वो जो टेबल तैयार की थी या जो सारणी बनाई थी, उस सारणी में जो डिब्बे टाइप तैयार किए थे, उन सभी डिब्बे में देखें, अगर हम उनको विचार करते हैं उन पर तो वो डिब्बे नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अक्ष ओ एक्स और ओ वाई से, अक्ष ओ एक्स और ओ वाई से संबंधित इनमें से किसी एक की स्थिति यह प्रदर्शित करती है कि भूमि और श्रम की किन मात्राओं के संयोजन से इसके अंदर की उत्पाद जो मात्रा है वह प्राप्त होती है। यहाँ क्या है कि जो संयोजन है उसके संयोजन के से इसके अंदर जो उत्पादन की मात्रा है वह हमें भूमि और श्रम की मात्रा से प्राप्त हो रही है। इस प्रकार
दाएं हाथ के कोने का ऊपर का जो डिब्बा नज़र आ रहा था वहाँ 9 का, अगर 9 के साथ यानी 9 यूनिट आपकी श्रम की हैं और 9 हेक्टेयर भूमि हैं, दोनों ने मिलकर के जो उत्पादन किया वो 54 यानी 54 टन गेहूं का किया था। इस प्रकार यह प्रदर्शित होता है कि श्रम की 9 इकाइयाँ और भूमि की भी 9 इकाइयाँ मिलकर के जो संयोग बनता है उस संयोग से 54 टन गेहूं का उत्पादन होता है। अब मान लीजिए कि इनमें से प्रत्येक डिब्बे के ऊपर एक मीनार अगर हम तैयार कर दें तो जिसकी ऊंचाई डिब्बे के अंदर के अंक के बराबर है, तब एक ठोस आकृति मानी जाएगी और जो कि तीनों मात्राओं यानी भूमि, श्रम, उत्पाद के पारस्परिक संबंधों को या पारस्परिक संबंधों के प्रदर्शन बिल्कुल ही वैसे ही करेगी जैसे एक चपटे कागज पर एक आकृति किसी 2 मात्राओं के संबंधों को प्रदर्शित करती है। यदि भूमि, श्रम और उत्पादन की इकाइयाँ अत्यंत सूक्ष्म हों तो सीढ़ियों की जो सतह है वह समतल हो जाएगी और वे रेखा चित्र की भांति, जो मैंने आपके समक्ष रेखा चित्र बनाया है, इस रेखा चित्र की भांति क्या होगा, एक सतह का रूप धारण करेंगी। यह भौतिक उत्पादन सतह है। इसे हम भौतिक उत्पाद सतह, भौतिक उत्पादन समूह भी बोलते हैं। इस सतह पर कोई भी बिंदु Q, ये Q है, Q, कोई भी बिंदु Q, अब देखिए Q कहाँ है आपका, ये रहा कोई भी बिंदु Q, और जो Q दिया है Q से अगर हम N देखें तो Q क्या है, श्रम, भूमि और उत्पाद की मात्राओं का विशेष संयोजन प्रदर्शित करता है। किसका, देखिए श्रम की मात्राएं ये और भूमि की मात्रा ये, जो PY है यानी OY से PY और OX क्या है, श्रम की मात्रा है, OY क्या है, भूमि की मात्रा है। तो Q पॉइंट जो दिया हुआ है यह Q बिंदु भूमि और श्रम दोनों की मात्राओं को यहाँ प्रदर्शित करता है। यदि हम आधार रेखा पर लंब ON, अब देखिए लंब QN, लंब क्या, QN, लंब क्या है, QN। तो देखिए QN क्या कर दें, और OY कहाँ, OY, QN और OY पर डालें और ONY OX पर लंब NOX एक लंब ये है और एक लंब ये है, यानी N से OX पर, Q से N पर, तो एक लंब ये डाला और एक लंब ये डाला, तो क्या होता है NOX, तो NQ, अब क्या है N और Q की मात्रा, श्रम की मात्रा O यानी OX, ये जो है OX क्या हो जाएगा, OX और भूमि की मात्रा OY हो जाएगी। अगर भूमि की मात्रा OY द्वारा
उत्पन्न होने वाले उत्पाद की मात्रा को प्रदर्शित करेगी। अब देखिए, जब ये प्रदर्शित करती है तो फिर क्या होता है, अब यहाँ एक चीज़ और आ जाती है कि भौतिक उत्पादन सतह पर जो पैमाने का प्रतिफल है वह भौतिक उत्पादन समूह के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है या क्यों है। तो देखिए, यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति में हमने देखा है कि श्रम और भूमि दोनों को एक ही अनुपात में बढ़ाने से भी कुल उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। भौतिक उत्पादन सतह की यह विशेषता भौतिक उत्पादन सतह के रेखा चित्र में व्यक्त की जाती है। तो भौतिक उत्पादन सतह का जो रेखा चित्र है वो मैंने आपके समक्ष यह बनाया है। आगे उद्भव। अब देखिए यहाँ उद्भव क्या है। उद्भव क्या होगा, उद्भव ओ से, यानी जो ओ है, इस ओ से जो निर्माण है वह उद्भव है। तो ओ से क्या होगा, सतह को छूती हुई जो भी रेखा खींची जाएगी वह इसे अपनी लंबाई वाले सभी बिंदुओं पर छुएगी। और जब यह बिंदुओं पर छूती है तो क्या होता है, तब अर्थात आधार समतल पर लंबवत उद्भव में से गुजरता हुआ सतह का खंड क्या हो जाता है, OPX YX। क्या हो जाता है, OPX YX क्या हो जाता है, OPX फिर क्या होता है, YX। अब YX कहाँ है, तो OPX YX क्या हो जाता है, OPX YX हो जाता है। जब OPX YX हो जाता है तो सतह को सीधी रेखा यानी OPX में काटेगा। किस में, OPX में काटता है। कौन सी, इस रेखा को। अभी देखिए, ये इधर दोनों तरफ काटता है। आगे दूसरे शब्दों में, यदि सतह पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दिखाए तो इसे एक सीधी रेखा को आगे हटाकर बनाना पड़ेगा जिसका एक सिरा O पर स्थित, किस पर है, एक सिरा किस पर है, O पर, O पर स्थित होगा और दूसरा सिरा एक पथ पर चलेगा जैसा कि YRZ, कहाँ, YRZ क्या होता है, YRZ R डैश X, R डैश X। अब देखिए कहाँ है भाई, YRZ R डैश X, YRZ R डैश X। तो ये जो रेखा है, यह रेखा आपको क्या बताती है, यह दूसरा सिरा एक पथ के रूप में चलेगा जो YRZ R डैश X है। यह समरूप त्रिभुजों की विशेषता पर आधारित है। किस पर है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता पर आधारित है। यदि रेखा क्या हो, OPX, यदि रेखा OPX पर एक बिंदु Q1, कौन सा बिंदु, Q1, तो Q1 बिंदु कहाँ है,
ये रहा बिंदु Q1 या Q डैश से आधार समतल पर लंब Q डैश एन डैश। अब देखिए Q डैश एन डैश आधार समतल पर लंब, किस पर? आधार समतल पर लंब क्या है? Q डैश एन डैश, Q डैश एन डैश। अब देखिए यहाँ लंब Q डैश एन डैश डाला जाए तो क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज OQ क्या होगा? त्रिभुज OQ डैश एन डैश, OQ डैश एन डैश, यानी ये और ये, फिर ये, तो एक त्रिभुज बन गया। या ये कहें कि OQ डैश एन डैश जो डाला है हमने ये वाला पार्ट, अब इस वाले पार्ट में तो ये देखिए एक त्रिभुज टाइप बन गया, लेकिन एक त्रिभुज ये भी बन गया। तो यहाँ देखते हैं कि OQ डैश एन डैश और OPX दूसरा क्या हो जाएगा? OPX YX, OPX और YX। अब देखिए OPX और YX, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, OPX YX दो हो गए। अब देखिए इसी के साथ ही OPX YX फिर क्या होगा? तब यानी OQ डैश एन डैश और OPX YX समरूप होंगे, क्योंकि ये और ये दोनों ही समरूप हैं। जब ये दोनों ही समरूप होंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ होगा ON1 अपॉन OYX ON1 अपॉन OYX ON1 अपॉन OYX इजिकल टू क्या होगा? एन डैश Q डैश एन डैश और Q डैश अपॉन, अब देखिए एन डैश Q डैश अपॉन क्या होगा? अपॉन जो होगा वो YX और PX हो जाएगा। क्या हो जाएगा? YX और PX। तो YX और PX। नेक्स्ट देखिए, और OX पर लंब, अब देखिए OX पर अगर लंब डालते हैं तो क्या होता है? तब N डैश Q डैश X, N डैश Q डैश X तथा OY पर लंब, अब OY पर लंब अगर हम डालेंगे तो N डैश OY, तो क्या होगा? लंब N डैश OY हो जाएगा। जब ये OY होता है तो डालने पर हम देखते हैं कि त्रिभुज कौन सा? ON O डैश X ON O डैश X, अब O डैश X यानी OX
एन ओ डैश एक्स और ओ वाई एक्स और ओ वाई एक्स ओ एक्स समरूप हैं एवं त्रिभुज ओ एन डैश त्रिभुज ओ एन डैश ओ डैश वाई और ओ वाई एक्स वाई समरूप हैं। अतः क्या हो जाएगा, अतः ओ एन डैश अपॉन ओ बाई एक्स इजिकल टू डबल ओ एक्स डैश अपॉन डबल ओ एक्स इजिकल टू क्या होगा, डबल ओ डैश वाई अपॉन ओ वाई इजिकल टू एन डैश क्यू डैश अपॉन वाई एक्स पी एक्स। अर्थात भूमि और श्रम दोनों मात्राओं में निश्चित अनुपात से वृद्धि होगी। यदि रेखा ओ क्यू डैश पी एक्स की वक्रता ऊपर की ओर होगी तो यह पैमाने का वर्धमान प्रतिफल का सूचक होगा, और यदि इसकी वक्रता नीचे की ओर होगी तो यह पैमाने के समान प्रतिफल का सूचक होगा। अब देखिए, मैंने आपके लिए भौतिक उत्पादन समूह का अध्ययन करा दिया है। इसके बाद मैं आपको जो अध्ययन कराऊंगा अब वह अध्ययन कराऊंगा सकल उत्पाद वक्र का, और फिर उसके बाद समोच्च उत्पाद रेखाओं का। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।